हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्रैश कोर्स सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, जहां मैं आपको 7 दिन में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूं, जिससे आपके 50 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर हो पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे मॉड्यूल डी के साथ, जहां आपको मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हुए चले जाएँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से। तो अगर हम बात करें ओवरव्यू में, तो हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमें अडॉप्ट करवा रहे हैं ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, शेयर्स एंड अदर डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है बिटवीन टू बायर्स एंड सेलर्स, जिसमें जो प्राइस मैकेनिज्म होगी या प्राइस डिस्कवरी होगी वो की जाएगी हमारे मार्केट मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या क्या चीज़ें ट्रेड करते हैं, तो हम कर सकते हैं मनी, कमोडिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स। कैसे कर सकते हैं, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर कर सकते हैं। ठीक है, और डिटरमिन क्या हो रहा है इसमें, ये हमारे डिटरमिन होते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। अब बात करें इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट आपके कितने तरह के हो गए, क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेट, कैपिटल, डेरिवेटिव एंड इंश्योरेंस। हम इन सबको अभी डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन अभी इनका बेसिक्स समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें क्रेडिट मार्केट की, तो क्रेडिट मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड और एक होते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड कौन से हो गए, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, है ना, और फिनटेक्स हो गए। अगर लेकिन हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड की, तो वहाँ पर क्या हो गए, मनी लेंडर्स जो हैं हमारे। मनी लेंडर्स कौन, फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है, अब फार्मर को छोटा सा लोन चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी जानने वाले की किसी किराना मर्चेंट के पास या किसी शॉपकीपर या किसी भी ठेकेदार के पास गए, बोले हमें थोड़ा सा लोन चाहिए इतने रुपए का, आप हमारे से ये कोलेट्रल रख लीजिए। कोलेट्रल में वो हो सकता है कोई गोल्ड ज्वेलरी दे दें या अपनी ज़मीन के पैसे दे दें। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक तरीके से मनी लैंडिंग हो रही है, विच इज़ ऑल्सो दी पार्ट ऑफ क्रेडिट मार्केट। अब क्रेडिट मार्केट में अगर हम बात करें कि ये कितने टर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे 3 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। ठीक है, अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो फाइनेंशियल मार्केट्स किस में कवर कर रही हैं, हमारा वो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें मनी मार्केट्स की, तो मनी मार्केट्स रेगुलेट करे जाते हैं आरबीआई के द्वारा, और ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 डे से या फिर ओवरनाइट से हम कहेंगे कि ये 1 ईयर तक अपना इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म फंड्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, देन अदर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो बैंक्स एक्सेप्टेंस एंड कमर्शियल बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स एंड इंटर कॉर्पोरेट फंड्स। अब बात करें अगर हम मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर हमें बेसिकली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिक्विडिटी चाहिए तो वो प्रोवाइड कर दी जाती है। किसके लिए, बैंक्स के लिए, प्राइवेट नॉन बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे कि कमर्शियल पेपर एंड ये सब क्या कर रहे हैं, ये कमर्शियल पेपर हैं अगर, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉर्पोरेट सेक्टर ने या एक कॉर्पोरेट ने अपना कमर्शियल पेपर इशू किया, तो बदले में इन्वेस्टर उनको क्या दे रहे हैं, बदले में इन्वेस्टर उनको कैश या फिर मनी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, लिक्विड मिल गई उनको। अब बात करते हैं डेट मार्केट की। डेट मार्केट क्या हो गया, डेट मार्केट हमारा हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमारी ट्रेडेबल हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से, ट्रेडेबल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, जो कौन इशू कर रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। कैसे इशू कर रहे हैं वो, ये इशू कर रहे हैं बेसिकली किसी भी तरीके से, मान लीजिए डेवलपमेंट लोन्स निकाल दिए इन्होंने, ठीक है, अब ये कितने पीरियड के लिए इसे कर सकते हैं, ये मान लीजिए कि कोई कंपनी 5 से 10 साल के लिए रेस करना चाह रही है फंड, तो फिर ये अपने टर्म बेसिकली कोई भी लोन निकाल देंगे डेट इंस्ट्रूमेंट और बोलेंगे कि इसके उस पर आप हमें लोन दे दीजिए। तो इस डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, इस डेट इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जेपी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहाँ पर उन्हें एक एक्सप्रेसवे बनाना है, तो वो क्या करेंगे, एक डिबेंचर को इशू करेंगे जो कि उनके लॉन्ग टर्म फंड्स का सोर्स रहेगा।
अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हमारे वो एक्सचेंज मार्केट्स हो गए जहां पर हम करेंसी, ठीक है, या फिर कोई और चीज़, हमारी जो भी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो फॉरेन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर किसी को आपके पास यूएस करेंसी है, ठीक है, अब उनको इसको कन्वर्ट करवाना है रुपीज़ में, तो वो कहाँ पर हो सकता है? वो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में हो सकता है। अब ये फॉरेक्स मार्केट्स मेनली कब आने शुरू हुए? ये आने तो शुरू हुए 1978 में, लेकिन पॉपुलर हुए 1990s में, जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म आ गया, ठीक है। अब जब ये 1978 में आए थे तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ आरबीआई ने ट्रेडिंग पोजीशंस लेनी शुरू कर दी थी, जहाँ उन्होंने बोला कि आपको एक स्क्वायर या नियर स्क्वायर पोजीशन रखनी है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमारे जो टर्नओवर्स थे ना, जैसे ही 1990s में हमारे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन होने लग गया, ग्लोबलाइजेशन होने लग गया, तो हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग भी बढ़ गई आपस में कंट्रीज़ के बीच में, तो टर्नओवर्स भी बढ़ने लग गया हमारे फॉरेक्स मार्केट का। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट की। तो सबसे पहले समझिए डेरिवेटिव्स क्या हुए। डेरिवेटिव्स का आप क्या कर सकते हैं? ड्राइव, दे आर ड्राइविंग देयर वैल्यू, कहाँ से? फ्रॉम एनी अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई गोल्ड बॉन्ड है। अब अगर एक गोल्ड बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं वो गोल्ड से वैल्यू अपनी ड्राइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड की वैल्यू ऊपर गई तो ऑटोमेटिकली इस बॉन्ड की वैल्यू भी ऊपर जानी चाहिए, तो इट इज ड्राइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट गोल्ड, राइट। तो हम इसका इसी तरह के मार्केट को क्या कह रहे हैं? डेरिवेटिव मार्केट। यहाँ पर क्या क्या ट्रेडिंग हो सकती है? कमोडिटीज़ की हो सकती है ना। इसके अलावा और क्या ट्रेडिंग हो सकती है? फॉरेन एक्सचेंजेस की हो सकती है, तो इंडेक्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक इंडेक्स है, अब स्टॉक इंडेक्स की जो अपनी रेटिंग है, जो इंडाइसिस है, वो नीचे फॉल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सारे स्टॉक्स ही फॉल करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? वैल्यू जो चेंज हो रही है वो किसके रिस्पॉन्स में हो रही है? किसी एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट के चेंज की वजह से हो रही है। आ गया इतना समझ में? अच्छा, अगर हम बात करें अंडरलाइन की, तो अंडरलाइन में या तो फिर कोई भी लिटिल इन्वेस्टमेंट होगी, या तो कोई भी हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रखी हो, ठीक है। प्लस ये जो होते हैं ये फ्यूचर डेट पर सेटल हो रहे होते हैं। चलो, अब अगर हम बात करें कि इनको रेगुलेट कौन कर रहा है, इनको आरबीआई और सेबी दोनों ही रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी कर रहा है ना। अगर मनी मार्केट की बात हो रही है तो मनी मार्केट के से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, अगर उनकी ट्रेडिंग हो रही है तो वो आरबीआई करेगा। चलो, अब अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स की, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हो सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें ना, ओटीसी क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल मार्केट्स के बारे में। अब थोड़ा सा, कैपिटल मार्केट्स क्या हो गए? लॉन्ग टर्म मार्केट्स हो गए। अगर लॉन्ग टर्म मार्केट्स की बात हो रही है तो इनको कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई रेगुलेट कर रहा है क्या? नहीं। आरबीआई किसको रेगुलेट कर रहा है? मनी मार्केट को। तो कौन रेगुलेट करेगा? इनको रेगुलेट करेंगे सेबी, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो, अब अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो आपके कैपिटल फंड्स हैं वो दोनों ही चीज़ें रखेंगे, इक्विटी भी एंड डेट भी, ठीक है, और दोनों का ही आपका इशू भी होगा और ट्रेडिंग भी की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी फाइनेंस मिल जाता है। किसको मिल जाता है? गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट सेक्टर को, राइट। चलो, अब अगर हम बात करें कि ये कैपिटल मार्केट क्या हमें फ़ायदा करवा सकते हैं, ये बेसिकली जब आपने मान लो स्टॉक खरीदा किसी कंपनी का, तो आपको ओनरशिप मिल रही है, तो डिस्पर्जन ऑफ ओनरशिप करवा रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको रिलोकेशन करवा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का होता है। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। ये मैं बाद में क्यों बताऊंगी? क्योंकि ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हम, फिर इनको इन डिटेल भी पढ़ेंगे, तो इनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी एक साथ पढ़ेंगे। देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है? मान लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मनी पूल किया। मनी पूल करने के बाद में क्या किया उन्होंने, ये सारा जो पैसा था इसको डिफरेंट स्टॉक्स में लगा दिया।
डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में कुछ कुछ पार्ट लगा दिया और वहाँ पर परसेंटेज देख लिया कि हर एक स्टॉक का कितना परसेंटेज है। अब जो ये इन्वेस्टर्स थे इनको कुछ यूनिट्स दे दी, ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक पोर्टफोलियो बनाया, उस पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स को रखा और इस पोर्टफोलियो की कुछ कुछ यूनिट सबको दे दी। इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। जब इन्होंने ये इनको दे दी तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को अपने पैसे रिडीम करने हैं तो वो अपनी यूनिट्स बेच देंगे। आगे समझ में। अब बात करें कि भाई म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट कर रहा है, सबसे मेजरली तो इनको सेबी रेगुलेट कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी खुद की भी एक इंडस्ट्री बॉडी बना रखी है जिसका नाम है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं, आपके लिए बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं ताकि आप पूरे म्यूचुअल फंड मार्केट को अच्छे से रेगुलेट कर पाओ, ठीक है ना। अब बात करें इंडिविजुअल्स की तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स एंड बॉन्ड मार्केट में। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में NAVs क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया जो यूनिट्स हम दे रहे हैं, ठीक है, जब हमने पैसे दिए उसके एक्सचेंज में जो यूनिट्स हमें मिल रही हैं वो हो गई नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। इनसे क्या हो रहा है, इनसे आप अपनी एक इनकम जनरेट कर रहे हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है आपको ये सब इन्वेस्टमेंट्स करवा कर, वो आपसे एक फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम की तो ये दो तरह की है, एक होती है ओपन एंडेड और एक होती है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या है, आप किसी भी टाइम पैसे डाल सकते हैं, किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप पैसे डालोगे और एक फिक्स्ड अमाउंट तक आपको बेसिकली एक फिक्स पीरियड तक उसको पैसे को रखना है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ गया इतना। चलो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इनमें है कि भाई जो हमारे ओपन एंडेड होते हैं इनमें कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो न्यू फंड ऑफर में भी अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि ये अगर इसमें ऑफर न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अपनी जो यूनिट्स हैं उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड से निकलना चाहते हो तो इनका एग्जिट रूट होता है। अगर आप एक साल से पहले मान लो निकलना चाह रहे हो और आप एक साल से पहले निकल नहीं सकते थे, ये क्लोज एंडेड था, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो प्राइस डिटर्मिनेशन। एक मार्केट में क्या देखा जाता है कि किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस होगा, ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में भी है। देन फंड मोबिलाइजेशन, जो इन्वेस्टर है उसके पास से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसके पास से पैसे आकर किसके पास जा रहे हैं, कॉर्पोरेट के पास जा रहे हैं। और कॉर्पोरेट क्या कर रहा है, अपने शेयर्स या स्टॉक्स या अपनी ओनरशिप इनको ट्रांसफ़र कर रहा है। ये लिक्विड होते हैं। मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म में इन्हें बेचना पड़ रहा है तो वो भी आपको ये इजीली करवा देते हैं, तो आपके हाथ में पैसे भी आ सकते हैं, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिस्क शेयरिंग, जब इन्वेस्टर ने पैसे किसी कंपनी में लगाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उनके पैसे लगे हैं तो रिस्क भी उन्हीं का हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है एक इन्वेस्टर के पास में कंपनी से। देन इजी एक्सेस होती है आपको, आप किसी भी अगर मान लो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने हैं, इक्विटी में लगाने हैं, तो वो उनकी भी आपको इजी एक्सेस मिल जाती है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती हैं, और जितने भी हमारे मान लो स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी ने अपने स्टॉक्स लगा रखे हैं तो उनकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको वहाँ अवेलेबल होगी। अब बात करें कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको कुछ रिटर्न्स भी मिलते हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब बात करते हैं हम प्राइस डिस्कवरी क्या है। कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, ये पता करने के लिए क्या होगा, हम चेक करेंगे डिमांड एंड सप्लाई उसकी किस तरह से है, मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, रिस्क क्या है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए प्राइस डिस्कवरी की जाती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको मार्केट प्राइस ट्रेडेबल एसेट्स के सेट करके दिए जाते हैं। तो मान लो अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो और सप्लाई जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस जो है वो गिरते चले जाएंगे।
ठीक है, ताकि डिमांड इंक्रीज हो जाए। और अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो प्राइस ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये ग्राफ भी रहता है कि अगर हमारा मान लो कि सप्लाई बढ़ती जा रही है तो डिमांड हम देखेंगे वो गिरती जा रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस इक्विलिब्रियम आ चुका है। आगे समझ में इतना? कौन कौन से फैक्टर्स पर हमारी प्राइस डिस्कवरी डिपेंड कर रही है? सप्लाई एंड डिमांड, एटीट्यूड टू रिस्क, वोलेटिलिटी, अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि भाई हमारा प्राइस डिस्कवरी किस पर डिपेंड कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट कौन रेगुलेट कर रहा था? आरबीआई रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, मनी मार्केट में पैसा कब से कब आपको मिल रहा है लगाने के लिए? ओवरनाइट से 1 ईयर तक लगा रहे हैं। ठीक है, चलो अब बात करें कॉल नोटिस एंड टर्म की। तो कॉल नोटिस एंड टर्म जो है 3 पार्ट्स में आपने अपनी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड किया। तो इसमें क्या हो रहा है, मनी मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म लिक्विड मिल रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 1 साल के अंदर या फिर ओवरनाइट आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बेच सकते हैं। ठीक है, और कैसे बेचेंगे? आप इसको अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस पर बेच सकते हैं। अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस क्या हो गया आपका? बेसिकली कोई भी कोलेटरल या कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं रखनी है। ठीक है, कॉल मार्केट कौन सा होगा आपका? कॉल मनी, जब आप एक दिन में बेसिकली बुला ले रहे हो। ठीक है ना, कि भाई आ जाओ, मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही पैसे दूंगा। 2 दिन से 14 दिन के बीच में कर रहे हो तो नोटिस मनी। और टर्म मनी कब होगा? अगर 14 डेज से 1 ईयर तक होता है। अब बात करते हैं हम पार्टिसिपेंट्स की। तो इनको कौन रेगुलेट कर रहा है? इसे रेगुलेट कर रहा है आरबीआई। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं आपके? बैंक्स हो गए आपके पार्टिसिपेंट्स, प्राइमरी डीलर्स हो गए, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और म्यूचुअल फंड्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूडेंशियल लेंडिंग लिमिट्स की। आरबीआई ने बोला कि जितना आपके पास में फंड है आप उसी के हिसाब से अपने पैसे इन मार्केट्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको सारे के सारे लिमिट्स बता देता हूँ। अब इसमें और क्या बोला आरबीआई ने? आरबीआई ने बोला कि मेरा एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, वो आपको बताएगा कि आप कितनी कितनी लिमिट्स पर लगा सकते हो। ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का आएगा। किस तरह का आ सकता है? मैच द फॉलोइंग टाइप का आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो वो कितने पैसे लगा सकता है? कॉल एंड नोटिस मनी में पैसे लगाएगा 100% या 125% ऑफ कैपिटल फंड्स। टर्म मनी की बात करें तो इंटरनल जो बोर्ड होगा इस बैंक का वो डिसाइड करेगा। पेमेंट बैंक एंड इसमें रीजनल रूरल बैंक में क्या होगा? इसमें भी सेम लिमिट्स है 100 एंड 125%, लेकिन वो टर्म मनी के लिए भी हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स, जितने पैसे आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में आए थे उनका 2% ही आप इस मार्केट में लगा सकते हो। प्राइमरी डीलर्स की बात करें तो 225% ऑफ नेट ओन्ड फंड, कब? जब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था। ठीक है, ऑन डेली एवरेज बेसिस। और टर्म मनी में 225% अगेन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स पर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कौन सी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से कौन इसको नहीं परचेज कर सकता? आप कहेंगे दोनों कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। अगर हम बात करें टी बिल्स की तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये कैसे इशू होते हैं? 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। ठीक है, कैसे होते हैं? कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होते हैं। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स इन बिल में जो होती है वो कौन कर सकता है? वो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकते हैं, फर्म्स कर सकती हैं, कंपनीज कर सकती हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर एंड एलिजिबल प्रोविडेंट फंड्स, फिर आपके डेजिग्नेटेड फॉरेन सेंट्रल बैंक्स कर सकते हैं।
ठीक, इसके अलावा विनेश कोनम बैंक आपका कर सकता है। ठीक है, आपकी दो कंट्रीज कौन सी हैं जो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज और फ्रेंडली नेबर्स में आती हैं? वो हैं नेपाल और भूटान, जिनको हमारी कंट्री बहुत सारे अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होती हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें इसके आगे कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगर हो रही है तो उनको कितना एलोकेशन होगा? जो भी नोटिफाइड अमाउंट है, मान लो 10,000 रुपये का ट्रेजरी बिल है, तो फिर 10,000 के 5% ही हमारा ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनको मनी एलोकेट किया जा सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में और कौन कौन बेसिकली आप किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं? अगर आप मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में एलिजिबल हैं, ठीक है, तो फिर आप नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर भी एलिजिबल हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिड अमाउंट। ठीक है, ये ऑक्शन जो होगा ये किस तरीके से होगा? या तो यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड होगा या फिर मल्टीपल प्राइस मेथड से। अब अगर हम बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो होगी, ठीक है, वो कहाँ पर होगी? तो वो होगी हमारा जो CBS है RBI का, क्या है, ई कुबेर, उस पर होगी। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, RBI का CBS सिस्टम कौन सा है? बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उनका ई कुबेर है। ठीक है अब बात करें ट्रेजरी बिल्स की, तो इनका सेटलमेंट कब होता है? T+1 डेज में। टी बोले तो जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो दिन, ठीक है, ट्रेडिंग डे। T+1 डे में होगा तो जो आपने पैसे आपको मिलने हैं या जो भी आपको सिक्योरिटीज़ मिलेंगी, ठीक है ना, जैसे मान लो आपने इनको सेल कर दिया टी बिल्स को, तो जब आपने सेल किया तो जो पैसे आपको मिलेंगे वो कब मिलेंगे? जिस दिन आपने ट्रेडिंग की उसके नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है, अगर उस दिन हॉलीडे हो गया तो क्या होगा, या संडे हो गया तो फिर जिस दिन वर्किंग डे होगा उसी दिन आपको वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें टी बिल्स की, तो ये इशू आप कब कर रहे हैं? ये आप 10,000 के अमाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, बोथ ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस। तो मिनिमम 10,000 कर सकते हैं, और अगर 10,000 से ज़्यादा करना है तो आप मल्टीपल्स ऑफ 10,000 करेंगे, विच इज़ 20,000, 30,000 या 40,000। लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? 22,200 रुपीज़ का नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस टू द पार वैल्यू ऑफ ₹100 कोट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी कोटेशन, अगर हम सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं तो वो यील्ड बेसिस पर होंगे कि कितना रिटर्न ये हमें दे सकते हैं। समझ में आ गया? रिडीम करना है तो कब होंगे? पार वैल्यू पर होंगे। पार वैल्यू कैसे? कि भाई जो इशू प्राइस है आपका माइनस जो आपका पार वैल्यू है। ठीक है, तो मान लो पार वैल्यू आपका 2,000 रुपये है और इशू प्राइस आपका 1,000 था। ठीक है, तो फिर 1,000 रुपीज़ पर आप इसे रिडीम कर सकते हो। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या है? ये इशू हो रहे हैं डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म्स में कैसे हो रहे हैं? डीमैट फॉर्म जो होता है ना, आपके डीमैट अकाउंट्स होते हैं कि भाई हमारे जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो हमें इस नंबर्स में हमारे इन अकाउंट्स के थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट कौन किसके पास होता है? बेसिकली CDSL या NSDSL जो हमारी डिपॉजिटरीज होती हैं इनके साथ हमारे अकाउंट बना होता है। ठीक, चलो अब इन्हें कौन इशू कर रहा है? इन्हें इशू कर रहे हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अगर हम बात करें CDs क्या होते हैं? ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू किए जाते हैं और रिडीम किए जाते हैं पार वैल्यू पर। अब अगर हम बात करें सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स का टेनर कितना होता है, तो ये होता है 7 दिन से 1 साल तक। ठीक है, जिसमें जो हमारे CDs होते हैं वो क्या होंगे? 3 या 6 या 12 महीने के टेनर पर होते हैं। अगर हम इन्हें इशू कर रहे हैं तो इंडिविजुअल्स को कर सकते हैं, कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को, ट्रस्ट फंड एंड एसोसिएशन को कर सकते हैं। ठीक है, NRIs को भी हम इन्हें इशू कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि भाई इनको कितना मिनिमम अमाउंट में हम इशू कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। ये 5 लाख रुपए तक आप अपने CDs को मिनिमम कर सकते हो, और अगर इससे ज़्यादा करना है तो मल्टीपल्स में होना चाहिए, जैसे 5, 10, 15 एंड सो ऑन। ये याद रखिएगा। इस पर 0.5 मार्क्स से लेकर 1 मार्क तक का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं उनको CDs के अगेंस्ट लोन नहीं मिल सकता अनलेस जो हमारी RBI है उन्होंने परमिशन दे दी हो।
ठीक है। और अगर हम बात करें कि मान लो आपने ये सीडीज इशू किए और अब आप इनको बाई बैक करना चाहते हो, तो आप इनको 7 दिन के बाद ही बाई बैक कर सकते हो, ना कि उससे पहले। ठीक, ले अब चलो आगे बात करते हैं। ये जो कॉर्पोरेट बोरोअर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हाईली रेटेड जो हमारे कॉर्पोरेट बोरोअर्स हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को। ठीक है, और क्या चाहते हैं ये कि ये एक एडिशनल इन्वेस्टर अपना इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करें, क्या बोलते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को। तो क्या करेंगे ये फिर इन्होंने आरबीआई से बोला कि आप कमर्शियल पेपर्स को लेकर आओ एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, कमर्शियल पेपर्स कौन लेकर आ रहा है, कॉर्पोरेट्स इशू कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स किसको इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कर सकते हैं, दूसरे कॉर्पोरेट्स को कर सकते हैं, एफआईआईस को कर सकते हैं, बैंक्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो ये आपका एक मान के चलिए कि सिक्योर्ड एसेट में आ जाता है। ठीक है ना, दूसरी बात ये है कि अब इसमें मान लीजिए कि हमारी कोई एक ऐसी कंपनी है, कॉर्पोरेट है, जो इसको इशू करना चाहती है, तो आरबीआई ने क्या बोल रखा है, आरबीआई ने बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाओ और उससे अपनी रेटिंग लेकर आओ। अगर आपकी रेटिंग A3 से बिलो है तो आप इसे इशू नहीं कर सकते। जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि अभी थोड़ा सा ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये थोड़े सिक्योर्ड है, अदरवाइज तो ये अनसिक्योर्ड पेपर्स की तरह हो गए ना आपके लिए। हो सकता है कंपनी डूब जाए कुछ टाइम के बाद में, तो इन्वेस्टर्स का तो पैसा ही चला जाएगा। अब अगर हम बात करें कंपनीज जैसे कि एनबीएफसीज हो गए, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, ये सब भी इशू कर सकते हैं सीपीज। कब कर सकते हैं, अगर ये कोई भी फंड बेस्ड फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, जिसे ये एक स्टैंडर्ड एसेट मानकर चल रहे हैं, जब इसको इशू करेंगे। इसके अलावा कब कर सकते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, यूनियंस हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बेसिकली अपना एक नेटवर्थ रख रहे हैं 100 करोड़ का या उससे हाई। और क्या कौन कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी आरबीआई ने एंटिटी को परमिशन दी है स्पेसिफिकली कि आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, तो उनके लिए भी ये अलाउड है। अब अगर हम बात करें मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो कमर्शियल पेपर्स अगर इशू कर रहा है कोई कॉर्पोरेट, तो एक आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में बेसिकली कुछ ना कुछ एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। तो वो कितनी होनी चाहिए, A3 होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इशूअर्स हैं वो क्या इंश्योर करेंगे कि सीपी जो है वो इशू हो जाए, सो दैट जो रेटिंग है वो करेंट हो और ना कि ड्यू हो ओवर रिव्यू के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली लेटेस्ट रेटिंग आपको प्रोवाइड कर देनी है बिफोर इशूइंग द कमर्शियल पेपर। अब अगर हम बात करें कि टोटल सीपी इशुएंस अगर हमारे कैलेंडर ईयर का हो रहा है किसी कंपनी का, तो वो 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का अगर है, तो क्या होगा, तो उन्हें 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग्स लेनी होंगी, जो कि आपस में मैच करनी चाहिए। अगर ये आपस में मैच नहीं कर रही होंगी तो फिर अलाउड नहीं होगा इनको अपने कमर्शियल पेपर्स लॉन्च करने के लिए, अगर इनका जो टोटल इन्होंने अभी तक सीपीस इशू किए हैं वो 1000 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारे सीपीज़ हैं उनकी जो मैच्योरिटी होगी वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल तक रहती है। ठीक है ना, और जो मैच्योरिटी डेट है वो कब तक नहीं ऊपर, उस किससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, जो भी क्रेडिट रेटिंग हमारी वैलिड होगी ना इशूअर की, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम रेपोस की। तो रेपोस क्या होते हैं, आपके रीपर्चेज एग्रीमेंट हो गए, जहाँ पर जो आपकी काउंटर पार्टीज़ हैं बोरोइंग करने के लिए और जो फंड्स लेंड कर रहेंगी वो किसके अंडर काम कर रही हैं, वो बेसिकली एक एग्रीमेंट में आती हैं, जहाँ वो ये बोल रही हैं कि हम आप एक दूसरे को कोलेटरलाइज बेसिस पर ये लोन देंगे या लेंगे। ठीक है ना, तो जिसको लोन चाहिए वो क्या करेगा, कुछ कोलेटरल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेपो की, तो इसमें क्या होगा, एक तो आप किसी सिक्योरिटी को सेल कर रहे होगे, राइट, इसके अलावा आप क्या कर रहे होगे, इसके अलावा आप एक एग्रीमेंट में जा रहे होगे कि हम सेम सिक्योरिटी को आपसे वापस खरीदेंगे। बेसिकली जो सेलर है ना वो इसका बायर भी बनेगा बाद में। ऐसा नहीं है कि एक बार सेल कर दिया तो उसके बाद में ये वापस नहीं खरीदे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। कब खरीदे जाएंगे, कोई एक फ्यूचर डेट होगी
और क्या प्राइस पर खरीदे जाएंगे वो भी पहले से डिटरमिन किया लिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जो सेलर होगा सिक्योरिटी का वो क्या करेगा, वो फंड्स को रिसीव करेगा, ठीक है, और जो बायर होगा उसको क्या होगा, वो कोलेट्रल को रिसीव करेगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आपको मिल जाती है। देखो कई बार क्या होता है ना, जो बैंक होते हैं, बैंक के पास में पैसे नहीं होते अपनी CRR लिमिट्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेट्रल बनाएंगे और बोलेंगे बैंक को कि आप एक काम कीजिए, आप इसको रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ठीक है ना। वो किसको बोल सकते हैं, दूसरे बैंक को बोल सकते हैं, RBI को बोल सकते हैं, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट जिसको RBI ने परमिट कर रखा हो, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर हम बात करें कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे पास जो बैंक के पास सरप्लस कैश है वो भी वो दूसरे बैंक को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनकी SLR लिमिट जो है वो तो अच्छे से मेंटेन्ड है, लेकिन CRR लिमिट्स जो हैं उससे ज़्यादा कैश उनके पास आ रहा है, तो SLR लिमिट तो तब भी मेंटेन रहेगी ना जब कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, क्योंकि SLR के अंदर क्या क्या आ सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ सकती हैं, गोल्ड आ सकता है, और क्या आ सकता है, और इसके अलावा आपके कुछ बेसिकली कैश आ सकता है ना। चलो अब अगर हम बात करें कि ये सब फैसिलिटेट कौन कर रहा है, तो ये एक एजेंट फैसिलिटेट करता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ट्राई पार्टी एजेंट। ये इस पूरी डील में किसी भी तरीके से क्या नहीं कर रहा, अपना बीच में कोई भी वो नहीं कर रहा है कि भाई मैं कोई रिलेशनशिप आपके बीच में चेंज कर रहा हूँ या कुछ इंटरफियर कर रहा हूँ, ये सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक काउंटर प्रोवाइड कर दिया गया, इस काउंटर पर आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, है ना, या कोई इस तरीके से आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि सो एंड सो सिक्योरिटी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, या आपको पेमेंट और सेटलमेंट्स जो करवाने हैं उसको फैसिलिटेट करवाना है, तो वहाँ पर ये एजेंट जो होगा वो आपको हेल्प करेगा। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्राई पार्टी रेपो, ठीक है। कभी आप ट्राई पार्टी रेपो में समझो कि एक और कोई पार्टी एंटर कर रही है, रेपो प्रोवाइड कर रही है, नहीं नहीं, सिर्फ याद रखो ट्राई पार्टी अगर आ रहा है इट मीन्स एन एजेंट, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें ट्राई पार्टी रेपो जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, वो किया गया 2017 में, ठीक है। किसने किया, RBI ने किया है। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ठीक है, ट्राई पार्टी रेपो में, वो क्या है कि एक प्रेजेंस हो गई थर्ड पार्टी की, ठीक है ना, जो कि एडमिनिस्टर कर रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को। अब इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया, कि जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होगा वो 25 करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। और क्या है कि जो एक्सपीरियंस होगा वो एटलीस्ट 5 इयर्स का होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके अलावा एडिक्वेट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। चलो अब जैसे आपने रेपो पढ़ा है ना, ऐसे ही एक और टर्म होता है बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपके पास में कुछ ट्रेड बिल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेड बिल्स होते हैं आप ये डिस्काउंटेड प्राइस पर आगे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब हमारे बैंक के पास हैं, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, रीडिस्काउंटिंग, क्योंकि इनको फिर दोबारा से रीडिस्काउंट किया जा रहा है, इन पर और ज़्यादा डिस्काउंट लगाकर इनको बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है, ताकि कोई शॉर्ट टर्म अगर लिक्विडिटी आपको चाहिए ना तो वो आपको मिल जाए, है ना, इसीलिए इसको बेसिकली हम रीडिस्काउंट करके बेच रहे हैं। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मान लो कि कोई भी आपको CRR अपनी लिमिट पूरी करनी है तो वो सब आप कर पाते हैं। अच्छा ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डेरिवेटिव यूजेंस प्रॉमिसरी नोट की हेल्प से। डेरिवेटिव यूजेंस प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, मान लो एक ट्रेड बिल है बैंक के पास, बैंक नहीं चाहता कि वो ट्रेड बिल ही वो डायरेक्टली दूसरे बैंक को दे, तो वो क्या करेगा, वो DUPN उनको दे देता है। यहाँ पर DUPN जो है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही वर्क कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है, समझ में आ गया। और डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ ड्राइविंग इट्स वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम्स में जो आपका ट्रेड बिल है उससे ये DUSPN जो है अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है, ठीक है। मिनिमम टेन्योर कितना होगा इसका, 15 दिन होगा, और मैक्सिमम टेन्योर जो होगा वो इसका 90 दिन रहेगा।
चलो, अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जो बैंक होंगे वो एलिजिबल बिल्स को होल्ड कर रहे होते हैं, जो जिसकी अमाउंट कितनी होगी, उसकी अमाउंट इक्वल होगी जो ट्रांजेक्शन आपकी इसकी बुक में हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी बिल का जो हमारा अमाउंट है वो होगा 7,000 रुपीज़, तो जो बिल की बुक होगी, बेसिकली जो हमारी ट्रांजेक्शन बुक होगी इससे रिलेटेड, उसमें भी इसका अमाउंट 7,000 ही होना चाहिए। समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। ये जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं ये क्या कौन ड्रॉ कर रहा है, डिस्काउंटिंग बैंक ड्रॉ कर रहे हैं अगेंस्ट अंडरलाइंग बिल्स। जैसा मैंने आपको पूरा ड्राइविंग वाला डेरिवेटिव वाला वो समझाया ना फॉर्मूला कि क्या है, वही यहाँ पर चीज़ लिखा हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। ये जो रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ होती हैं ये कैसे होती हैं, ये पहले से डिस्काउंटेड होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इनकी एक रजिस्टर मेंटेन करनी पड़ेगी जहां इनकी ट्रू और फुल पर्टिकुलर्स लिखे होंगे जो यूसेंस बिल के होंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार डिस्काउंट तो आप कर रहे हो लेकिन एक्चुअल वैल्यू भी जो कुछ होगी वो कहाँ मेंटेन्ड है, उसके लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस वो हो गए जहां पर जो हमारे बैंक हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए क्या, उनको लॉन्ग टर्म के चाहिए बहुत सारा लिक्विडिटी, ठीक है। और क्या चाहिए, और चाहिए स्टेबिलिटी, कि भाई मुझे लिक्विडिटी थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बोरोइंग करनी है, आप इतना जल्दी जल्दी मेरे पास मत आइए कि मैं आपको ये पैसे वापस करूं, मुझे अभी थोड़ा टाइम अगर नहीं मिला तो फिर ट्रांजेक्शन स्मूथली नहीं हो पाएंगे, मेरे जो लिमिट्स हैं वो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, बैंक्स को एनकरेज किया जा रहा है कि जो मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्मूथली एंड सीमलेसली किया जाए ताकि जो क्रेडिट फ्लोज हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव सेक्टर्स में वो ठीक से हो पाए। इसके अलावा जो हमारे बैंक्स हैं उनको ड्यूरेबल लिक्विडिटी मिल जाए एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, बहुत हाई कॉस्ट पर, क्योंकि रेपोज जो होते हैं ना वो थोड़े हाई कॉस्ट पर होते हैं, एलटीआरओस थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। चलो अब इसके बाद में क्या हुआ, इसी के लिए कि कब आए थे एलटीआरओज, ये आए हैं फरवरी 15, 2020 में। दोस्तों जब मैंने अपना आरबीआई का इंटरव्यू दिया था ना तो उस टाइम पर ये फेवरेट टॉपिक चल रहा था बोर्ड का, तो उन्होंने इस पर से भी ना मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो हम कह सकते हैं कि आईआईबीएफ भी ना इसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऐसा है नहीं कि वो लोग नहीं क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इस पर ना फोकस रखिएगा। अच्छा इसमें क्या है, इसमें टर्म रेपोज होते हैं 1 साल के, 3 साल के टेनोर्स के साथ में, जहां पर जो आपका एप्रोप्रिएट साइज होगा वो 100,000 करोड़ तक का जा सकता है, ठीक है। चलिए अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो जो बिड अमाउंट होगी वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ तक की होनी चाहिए और इसके मल्टीपल्स में ही चीज़ें जानी चाहिए, 1, 2, 3, 4 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, 1 लाख, 2 लाख ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं हम, वो कितनी होनी चाहिए, 100,000 करोड़ तक ही होनी चाहिए। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पर होना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं तो आरबीआई के सीबीएस सिस्टम पर हो रहे हैं, जो कि क्या था, ई कुबेर, ठीक है। इसके अलावा जो बैंक्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें रिक्वेस्ट डालनी है कि भाई हमें इतना अमाउंट एलटीआरओ के अंडर में चाहिए। अब बात करें टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की, तो ये क्या होते हैं, ये भी हमारे आरबीआई ही कंडक्ट करा रहे थे। कब करवाना शुरू किया इन्होंने, कोविड के टाइम पर। कोविड के टाइम पर लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, आरबीआई ने फंड्स ऑक्शन करने का ऑप्शन दिया, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में की जा सकें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मार्केट में आप क्या लेकर आ रहे हो, लिक्विडिटी लेकर आ रहे हो। और क्या फ़ायदा हो रहा है, जो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या पढ़ेंगे हम, कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है, सबसे पहले तो सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है कि आप हमें अपने स्टॉक्स दे दीजिए या तो आप हमें डेट दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको ओनरशिप दे देंगे, कुछ राइट्स दे देंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। अब अगर हम बात करें सेबी रेगुलेशन की तो इट मस्ट बी फॉलो टू रेज मनी इन द कैपिटल मार्केट,
ठीक है। फिर इसमें क्या क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी एंड डेट दोनों आएंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट्स आएंगी एंड ऑर्गेनाइज्ड फोरम्स आएंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं, एनएसई, बीएसई, है ना। चलो, अब ये मार्केट जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको आराम से समझाऊंगी कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आईपीओ सुने हैं आपने, हर दूसरे तीसरे दिन आने लग गए हैं अब तो, ठीक है। अब क्या होता है आईपीओ में कि कोई एक कंपनी है वो फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर्स को इशू कर रही है। तो जब एबीसी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू कर रही होगी तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इन्होंने अपना आईपीओ निकाला है। ये आईपीओ जो निकलता है ये होता है प्राइमरी मार्केट में। अब एक बार शेयर्स इशू हो गए कुछ लोगों को, अब वो इसको ट्रेड कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेडिंग हो रही है इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। आगे समझ में, जहां पब्लिक इशू हो रहा है वो हो गया आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट जहां पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को आप बेसिकली ये शेयर्स वो कर रहे हो, इन्वेस्ट बेसिकली उनके नाम पर ला रहे हो, तो हो गया आपका प्राइमरी मार्केट। ऑक्शन मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है आपके, और डीलर मार्केट, ठीक है। ये दो मार्केट्स आपके कैसे हो गए, सेकेंडरी मार्केट हो गए। अब आती है बात प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट में क्या है कि ये जो ऑफर्स हो रहे हैं आपके टू द पब्लिक टू रेस कैपिटल, ठीक है ना। अब ये किससे सब्जेक्टेड होते हैं, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगे और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। इसमें जो प्राइमरी मार्केट है वो क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों को इंक्लूड करके चल रहे हैं। इंटरमीडियरीज की बात करें तो कौन कौन है, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, इशू मैनेजर्स और लीड अरेंजर्स हो गए, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट्स की बात करें अगर हम, तो जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, ऑफर हो चुकी हैं, अब वो जब लिस्टिंग हो गई उनकी स्टॉक एक्सचेंज पर उसके बाद में ट्रेड हो रही हैं, तो वो आती हैं सेकेंडरी मार्केट में। इसमें इक्विटी एंड डेट मार्केट्स दोनों आ जाते हैं। अगर हम बात करें ऑक्शन मार्केट्स की तो स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर डीलर मार्केट से दोनों रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी भी होती है। शेयर्स का आपने देखा है ना, प्राइस ऊपर नीचे जाता है, तो वो क्यों हो रहा है, प्राइस डिस्कवरी की वजह से हो रहा है। प्लस आप अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जा रहे हो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एक्टिविटीज़ जो भी हमारे कंपनी मैनेजर्स हैं उनके लिए। फिर और क्या कर रहे हो आप, ट्रेडिंग कर रहे हो, डीमेट अकाउंट्स खोल रहे हो, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हो और फंक्शनिंग जो है क्लियरिंग हाउस की वो भी देख सकते हो एज अ बैंक, ठीक है ना। तो बैंक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं। बीएसई, एनएसई, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे जो हैं आपके मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है, ओटीसीई। चलो अब अगर हम बात करें बीएसई कब इस्टेब्लिश हुआ, एनएसई कब इस्टेब्लिश हुआ, अब ये क्वेश्चंस पता है कैसे आ सकते हैं आपके पास में। बेसिकली ना आपको दे दिया जाएगा कि बताइए कौन सा, इनको अरेंज कीजिए कि कौन सा फर्स्ट में उस इस्टेब्लिश हुआ और कौन सा लास्ट तक इस्टेब्लिश हुआ। तो बस आपको क्या क्या याद रखना है कि 1875 में बीएसई जो था वो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था। एक क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो जिसमें ये पूछा था कि ये जो बीएसई है ये कहाँ पर है, तो ये दलाल स्ट्रीट पर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है, कोई कंपनी है अब वो अपने स्टॉक्स जो हैं वो पब्लिकली कर रही है। पहले क्या था, कुछ ही लोगों के पास इसके शेयर्स थे जो इसके ओनर्स थे, ठीक है। तो आपकी जो ओनरशिप है, जो आपकी मैनेजमेंट है और जो आपकी ट्रेडिंग राइट्स हैं, ये सारी की सारी अब सेग्रीगेट हो गई हैं। अब जो म्यूचुअली ओन्ड एसोसिएशन थे अब वो क्या हो गए, शेयर होल्डर ओन्ड कंपनी हो गई आपकी। और ये कहाँ पर कॉर्पोरेटराइज और डीम्यूचुअलाइज्ड हो रहे हैं, बीएसई, एनएसई एंड ओटीसीआई पर हो रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स बेसिकली वो मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के जो कि ट्रेडिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका अकाउंट है एंजल वन पर या फिर आपका ज़ीरोधा पर, ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये सब आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टॉक्स की आपके लिए, ठीक है ना। तो इनको क्या होता है, इनको परमिशन होती है टू ट्रेड ऑन एक्सचेंज सिस्टम। ये किसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी के साथ में होते हैं। फिर सब ब्रोकर्स होते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं विद एक्सचेंज एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड विद सेबी। अब डिपॉजिटरी सिस्टम एंड रिलेटेड सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये रिकॉर्ड रख रही हैं कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो डीम्यूचुअलाइज हो चुकी हैं और उनके ओनरशिप के बारे में, ठीक है।
अब इसके अगर हम आगे बात करें कि इनका और क्या रोल रहता है, तो बेसिकली ये ना कुछ बेनिफिट्स देते हैं। ये बेसिकली हमें बेनिफिट्स देंगे जैसे कि रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इशू एंड ट्रांसफर, रिड्यूस थेफ्ट एंड फॉर्जरी रिस्क, इमीडिएट राइट्स टू ट्रांसफरीज एंड एनहांस मार्केट लिक्विडिटी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इन लोगों को कुछ अपनी जो क्राइटेरियाज है वो भी मीट करने हैं, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेबी रजिस्ट्रेशन, बायलॉज अप्रूवल, पार्टिसिपेंट एजेंट्स, एडुकेट सिस्टम्स एक्सेट्रा। दे आर मेंटेनिंग ओनरशिप रिकॉर्ड्स थ्रू पार्टिसिपेंट्स एंड आइडेंटिफाई इन्वेस्टर्स फॉर लॉसेस। डिपॉजिटरीज इंडिया में कौन कौन सी हैं? डिपॉजिटरीज इंडिया में है NSDL एंड CDSL। NSDL जो है वो 1996 में इस्टेब्लिश हुई है, CDSL उसके बाद आई है। ठीक है ना। उसके बाद में इनके डीमैट अकाउंट्स के पास में IN और 14 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं और CDSL में 16 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं। ठीक। अब बात करें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, तो इक्विटी शेयर्स हो गए। इक्विटी शेयर्स कौन इशू कर रहे हैं? डिफरेंशियल राइट फॉर वोटिंग्स एंड डिविडेंड पेमेंट्स के लिए। ठीक है, कि आप जो है क्या वोटिंग भी कर सकते हैं और आपको पेमेंट्स भी मिलेंगे। कैसे पेमेंट्स? डिविडेंड पेमेंट्स जो मिलते हैं आपको क्वार्टरली। ठीक है, क्यों मिलते हैं? जो स्टॉक्स या कंपनीज हमारी बेसिकली कंपनीज जब प्रॉफिट बनाती हैं तो कुछ पार्ट आपको डिविडेंड की फॉर्म में शेयर करती हैं। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं और ये एंटरप्रेन्योरल रिस्क ले सकते हैं। फिर इसके अलावा इनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं और ये फैक्टोरियल ओनरशिप हमारी रिप्रेजेंट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे बात करते हैं हम राइट इशू, राइट शेयर्स। जो न्यू सिक्योरिटीज इशू हो रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, किस तरीके से हो रही हैं? इन अ रेशियो की उनके पास जो ऑलरेडी शेयर्स थे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के पास में 10 शेयर्स थे। ठीक है और मिस्टर जो वाई हैं उनके पास 5 शेयर थे, तो मिस्टर वाई को 1 शेयर मिलेगा और मिस्टर एक्स को 2 शेयर्स होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे नए शेयर्स। बोनस शेयर्स की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेंगे? कि भाई आपके पास में जो ऑलरेडी शेयर्स हैं उसके हिसाब से हम इतने % एक्स्ट्रा शेयर्स आपको देंगे। ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल रिजर्व्स आए हैं ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए हैं जो हम आपको फ्री में देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक। प्रीफर्ड शेयर और प्रीफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इनमें कोई भी वोटिंग राइट आपको नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक फिक्स्ड डिविडेंड आपको मिलेगा। ठीक है, बिफोर एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मान लो 10,000 रुपये का आपको प्रेफर यहाँ पर डिविडेंड दे रही है कंपनी। ठीक है, ओवरऑल इनके पास 10,000 करोड़ है मान लो, तो इसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे ना इनको पहले मिलेगा, बाकी सबको बाद में मिलेगा। इनका डिविडेंड ऑलरेडी फिक्स्ड होगा, फिर इनके पास में ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो बिकने वाली है, ठीक है, और वो लॉस में बिक रही है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो उसने डेट लिया है उस डेट को क्लियर किया जाएगा, जो भी उसके स्टॉक्स को बेचा जाएगा। उसके बाद में जो शेयर होल्डर्स होंगे जिनको कुछ कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो उसमें जो पहला प्रेफरेंस मिलेगा या जो पहली प्रायोरिटी मिलेगी वो प्रेफरेंस स्टॉक शेयर्स को मिलेगी। ठीक है, ये कैसे इशू हो रहे हैं? एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनका टेन्योर कितना नहीं होना चाहिए? 20 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब बात करें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो यहाँ पर क्या होगा? जितने भी आपके अरिराज होंगे वो पहले ही पे हो जाएंगे बिफोर इक्विटी डिविडेंड्स, कि भाई जो जो पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलने हैं, जो भी आपके बेसिकली ट्रेडिंग में या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो भी आपकी पेमेंट्स होनी है वो पहले ही हो जाएंगे, उसके बाद डिविडेंड्स दिए जाएंगे बाकी लोगों को। इसके अलावा क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, यहाँ पर क्या होगा? जो भी आपकी इक्विटी कैपिटल है वो एक किसी पर्टिकुलर डेट के बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली जो आपके शेयर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी कैपिटल में। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस राइट क्या है? कि आपको पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड फिक्स्ड डिविडेंड इज पेड। मान लो 10,000 रुपये का आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिल रहा है, इसके बाद में जो प्रॉफिट्स बचे उसमें भी आपका कुछ परसेंटेज रहेगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन जो है वो लिंक्ड टू डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स अबव अ सर्टेन लेवल। अब आगे पढ़ते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। ये कैसे मिल रहे हैं? सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन जो हो रही है कंपनीज की टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये अनडिवाइडेड राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सिक्योरिटाइज्ड फाइनेंशियल एसेट्स। बेसिकली जो भी आपके सिक्योरिटाइज्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं,
है ना। इसमें आपकी जो अनडिवाइडेड राइट्स होंगी वो किस में आ रही हैं, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में आ रही हैं, ठीक है। ये किसको दी जा रही हैं, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दी जा रही हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, जो सबसे सेफ मानी जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा ये सॉवरेन कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इनको इशू करता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें फिक्स्ड कूपन्स पेड होते हैं हाफ ईयरली, और ये कहाँ से रेंज करते हैं, शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक, वो जो कि है 40 साल तक। अब अगर हम और प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर्स क्या है, जो कंपनीज हमारे बॉन्ड्स इशू कर रही हैं विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट कंपनी एसेट्स, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है वो हाफ ईयरली पे किया जाता है, और स्टैम्प ड्यूटी इन पर लगती है। कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगती है, स्टेट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लगती है। फिर ये ट्रेडेबल भी होते हैं और ट्रांसफरेबल भी होते हैं। बॉन्ड्स क्या होंगे कि बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक पेपर होता है, एक कंपनी होती है। कंपनी क्या कहती है कि आप मुझसे ये वाले पैसे ले लीजिए, आप मुझे ये वाले पैसे दे दीजिए और मुझसे ये पेपर ले लीजिए, जिसमें मैं आपको ये राइट देता हूँ कि अगर मान लो मैं आपको ये पैसे वापस नहीं कर पाता हूँ तो आपको मेरी कंपनी में सो एंड सो इक्विटी या शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स होते हैं। अच्छा, इनको आप किसी सेकेंडरी मार्केट में भी जाकर ट्रेड कर सकते हो। ये कौन इशू कर रहा है, कंपनीज, म्यूनसिपैलिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं। यहाँ पर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेडेबल और ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल जिनको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बेसिकली इक्विटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या हो गए कि आप एक बेसिक शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर रहे हो, इन्हीं जो हमारे बॉन्ड्स हैं इनको बेच देते हो, इनका एक पार्ट जो है वो बेच देते हो किसी और पर्सन को। क्यों, ताकि आपको कुछ लिक्विड की ज़रूरत है तो वो आपको मिल जाएगा, कुछ पैसे की ज़रूरत है तो। कमर्शियल पेपर्स की जैसा हम बात कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, ठीक है। इशूड एज प्रॉमिसरी नोट है। इसके अलावा इनमें क्या है, 7 दिन से लेकर आपका 1 ईयर तक रहता है। और कौन इशू कर सकता है इनको, कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स विद हाई क्रेडिट रेटिंग्स इनको इशू कर सकते हैं। फिर ट्रेजरी बिल्स की बात हुई थी हमारी कि 91 डेज़ का होता है, 182 डेज़ का होता है, 364 डेज़ का होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को अगर कैश की रिक्वायरमेंट है तो हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो हम कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो बेसिकली मनी मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ में, ठीक है। तो अभी हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से रिलेटेड भी हैं, तो लेट अस सी वो हम लोग कब तक कंप्लीट कर पाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो एक ऑर्गेनाइज मैनर में, जहां आपको मॉक्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें भी मिले, तो आप हमारा सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप JIIB कोड यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने क्विक रिवीजन नोट सारे सब्जेक्ट्स के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, और यहाँ पर हम आपको डेली क्विज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी होती रहेगी साथ में, और आपको रिवीजन के लिए भी हेल्प होगा। मेरे इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।